एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, सर्कल जो है सर्कल इज टचिंग वाई एक्सिस, तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा मेरा ये लेंथ। और एक्स इंटरसेप्ट 0 कब होता है? जो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करना चालू कर दे, ठीक है। इफ जी स्क्वायर इक्वल टू सी, जी स्क्वायर सी से छोटा हो तब क्या मीनिंग होगा वो समझ आ गया होगा। और दूसरी चीज ए और बी बराबर हो जाए, तो ए और बी बराबर होने का मतलब क्या है? हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? यार इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंटरसेप्ट्स मेड बाय द सर्कल। सर्कल इंटरसेप्ट बनाता है, इसका क्या मीनिंग है? सर्कल के इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? मैंने कुछ डायग्राम्स यहां पे बनाए हैं, अपने को इन डायग्राम्स को देख करके इंटरसेप्ट्स की क्लियर कट जानकारी हो जाएगी। आइए बात समझते हैं। पहले डायग्राम को देखें। यहां पे सर्कल देखिए एक्स एक्सिस को दो जगहों पे काट रहा है। तो यार ये जो दो जगहों पे काट रहा है, ये जो लेंथ हो गई ना, ये वाली लेंथ, इस लेंथ को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस को देखिए, ये सर्कल यहां पे इन दो बिंदुओं पे काट रहा है, तो ये जो लाइन सेगमेंट हो गया, ये जो लेंथ हो गई, दिस लेंथ इज वाई इंटरसेप्ट, है ना। मुझे लगता है इसी डायग्राम में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं। अगर ये लेंथ मेरी एक्स इंटरसेप्ट है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती मेरे दोस्तों। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कभी नेगेटिव नहीं होते। तो यहां पे ये बात तो अपन सीख लेंगे कि जो एक्स इंटरसेप्ट है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वाई इंटरसेप्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा अगर ये डिफाइंड है तो, इफ दे आर डिफाइंड। अगर ये डिफाइंड है तो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। आप सोच रहे हैं कि सर ऐसा भी होगा क्या कि डिफाइंड ही ना हो? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप ये वाला केस देखिए, यहां पे इस केस को देखिए आप, ये सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, वाई एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, तो यहां पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस केस में एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। सर ये तो बढ़िया बात हो गई, बिल्कुल हो गई जी। यहां एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट डिफाइंड नहीं है और यहां डिफाइंड होंगे प्रॉपरली, यहां पे पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। ये वाले केस को देखिए, ये वाले केस को देखिए, यहां पे एक्स इंटरसेप्ट मेरा डिफाइंड नहीं है, वाई इंटरसेप्ट डिफाइंड है, यस। अच्छा, ये वाले केस में एक्स इंटरसेप्ट भी डिफाइंड है और वाई इंटरसेप्ट भी डिफाइंड है ना। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट क्या है ये बात लिखने की जरूरत मुझे लगता नहीं होगी, मगर फिर भी मैं थोड़ा लिख दूं कि दिस लेंथ इज एक्स इंटरसेप्ट, दिस लेंथ इज एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है ना, दिस लेंथ इज वाई इंटरसेप्ट, है ना। वाई इंटरसेप्ट क्या है? लेंथ, दिस लेंथ इज वाई इंटरसेप्ट, दिस लेंथ इज वाई इंटरसेप्ट, करेक्ट है, ओके। इस वाले में बताएं क्या सीन है। यहां पे यार एक्स इंटरसेप्ट देखिए 0 हो गया, ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर गया। टच कर गया किसका क्या मतलब है? देखो, इस सर्कल को अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो ये लेंथ छोटी होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सर्कल इसको टच कर जाएगा एक्स एक्सिस को, तो यहां पे एक्स इंटरसेप्ट डिफाइंड होगा। मगर ये सर्कल वाई एक्सिस को ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, यहां पे जो वाई इंटरसेप्ट है मेरे दोस्त, वाई इंटरसेप्ट है वो डिफाइंड नहीं होगा। और यहां पे जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 0 हो गया और एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया। इसका मीनिंग भी मुझको समझ में आ गया कि सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस, सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस। सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे तो समझ जाना उसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 0 है। और सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा हो, यहां पे देखिए सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका वाई इंटरसेप्ट 0 है, तो यहां पे वाई इंटरसेप्ट जो है वो 0 है। वाई इंटरसेप्ट 0 का मतलब क्या हुआ? सर्कल जो है, सर्कल इज टचिंग वाई एक्सिस,
सर्कल इज टचिंग वाई एक्सिस, ठीक है। और एक्स इंटरसेप्ट सर्कल का कितना है, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट जो सर्कल का है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। एक्स इंटरसेप्ट जो है ये डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट डिफाइंड नहीं है, वाई इंटरसेप्ट भी डिफाइंड नहीं है, ये बात अपन जो है पहले ही कर चुके हैं। एक्स भी डिफाइंड नहीं होगा और वाई इंटरसेप्ट भी यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बताएं, यहाँ यार एक्स इंटरसेप्ट बिल्कुल डिफाइंड होगा, एक्स इंटरसेप्ट एकदम से डिफाइंड होगा। ये देखिए इस वाली लेंथ को बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो वाई इंटरसेप्ट बिल्कुल भी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो मुझे लगता है इन सारे डायग्राम से, इस सारे डिस्कशन से अपने को ये क्लियर हो गया है कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं, है ना, और जीरो कब होते हैं और डिफाइंड कब नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप क्लैरिटी आपको लग गई होगी। अब ये तो समझ में आ गया कि यार सर्कल के इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। अब आइए हम ये समझते हैं कि सर्कल के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो निकलते कैसे हैं। जी हाँ, सर्कल के इंटरसेप्ट्स निकलते कैसे हैं। ये जो लेंथ है, ये लेंथ निकलेगी कैसे, ये लेंथ निकलेगी कैसे, ये बात हम अभी समझेंगे। देखिए मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है ना, है बिल्कुल एकदम सर्कल की इक्वेशन देखिए एकदम सामने है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों बिंदु जो है ना, ये दोनों बिंदु हैं, इनके नाम ए और बी रख देते हैं। ये दोनों बिंदु जो हैं ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहे हैं। तो इनका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट इनका मान लेता हूं मैं, एक्स कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x1 एंड x2, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे बताओ एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी। यहां पे अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट आपसे पूछूं तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा मेरा ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी है x2 माइनस x1, इसको मैं मोड x1 माइनस x2 भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों एक्स इंटरसेप्ट देखिए मोड x1 माइनस x2 आपको मिल गया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे ये दो बिंदु ले लेता हूं, है ना, ये 0,y1 ले लूं और ये 0,y2 ले लूं, तो मेरे को y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी मिल जाएगी। y इंटरसेप्ट हो जाएगा मोड y1 माइनस y2, ठीक है। तो एक तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का बेसिक मीनिंग यहाँ पे मैथमेटिकली अपने को समझ में आ गया। अब अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन दे रखी हो तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे कैसे, ये बात समझनी हो तो कैसे समझेंगे, सुनिएगा जरा। देखो ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट को पुट कर दूं 0, y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो इस सर्कल पे y0 सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट्स का है। अच्छा जी, बिल्कुल है जी। y अगर 0 पुट कर देता हूं तो यहां से जो मेरे को x निकल के आएगा, यहां से जो मेरे को x निकल के आएगा, दो वैल्यू x की आएंगी, एक वैल्यू x1 होगी, दूसरी वैल्यू x2 होगी, बिल्कुल होगी। भाई मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में y0 पुट कर दिया, y0 पुट कर दिया, जो x से जो आंसर आएंगे वो यहाँ पे इन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, बिल्कुल होंगे। हाँ, तो यहां से दो वैल्यू आएंगे x की, एक x1 होगा और एक x2 होगा, बिल्कुल होगा जी, है ना। इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो एक x1 होगा और दूसरा क्या होगा, x2 होगा। और मुझको क्या चाहिए, मुझको मोड x1 माइनस x2 चाहिए। अच्छा, ये तो डिफरेंस ऑफ रूट है। अरे डिफरेंस ऑफ रूट है, बिल्कुल। डिफरेंस ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है, मेरे को चाहिए डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी अपॉन मोड ए। तो ये हो गया अंडर रूट डी कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, है ना, अपॉन मोड ए। तो ये हो गया 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, है ना, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट मेरा आ गया 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। यार इस फॉर्मूले को बिल्कुल अपन याद कर लें, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन में x0 पुट कर दूं, है ना, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करूं मैं, अगर मैं ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इफ आई पुट x इक्वल टू 0, है ना, यहां पे देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है ना, अगर मैं x कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दूं तो ये जो आपके पास y में क्वाड्रेटिक आई है, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे y1 और y2, और यहाँ पे जब हम डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालेंगे
तो मेरे को 2√f² माइनस सी मिल जाएगा। तो y इंटरसेप्ट जो है वो हो गया 2√f² माइनस सी। अरे ये तो बहुत ही बेहतरीन काम हो गया, बिल्कुल हो गया जी। यार इस फॉर्मूला को अगर अपन याद रख लेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला फॉर्मूला भी। बोथ दी फॉर्मूला आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें मिल गई है, ये लेंथ हमको मिल गई है 2√g² माइनस सी। ये वाली लेंथ हमको मिल गई है, ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूं, ये लेंथ अपने को मिल गई कितनी, 2√f² माइनस सी। क्लियर है। यहां पे एक और बात समझ लें, अगर g² की वैल्यू c के बराबर मिल जाएगी, g² की वैल्यू c के बराबर मिल गई तो x इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। और x इंटरसेप्ट 0 कब होता है, जब सर्कल x एक्सिस को टच करना चालू कर दे, ठीक है। इफ g² इक्वल टू c देन सर्कल विल टच द x एक्सिस, सर्कल विल टच द x एक्सिस, ये भी अपने को समझ आना चाहिए, ठीक है। और यहां पे अगर f² की वैल्यू c मिल जाती है अपने को, f² की वैल्यू यहां पे अगर c मिल जाती है मेरे को, तो मेरा y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब सर्कल जो है y एक्सिस को टच करना चालू कर देगा। अगर f² c के बराबर है देन सर्कल विल टच द y एक्सिस को टच करेगा जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और यहां से एक और बात भी देखने को मिल रही है, g² की वैल्यू c से बड़ी है ना। देखो g² की वैल्यू c से बड़ी है तो मेरे पास जो है ना, g² की वैल्यू c से बड़ी है तो देखो इस तरीके के केसेस आएंगे, मतलब x इंटरसेप्ट बनेगा, ठीक है। और g² की वैल्यू c से छोटी होगी तो उन सर्कल में मेरा जो x इंटरसेप्ट है वो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर कोई बोले g² की वैल्यू c से मेरी छोटी है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, है ना। अगर g² की वैल्यू c से छोटी है, इफ g² इज लेस देन c, है ना, देन सर्कल विल आइदर लाई अबव, देन सर्कल विल आइदर लाई अबव और बिलो द x एक्सिस, और बिलो द x एक्सिस, है ना। g² की वैल्यू c से छोटी होगी तो रूट के नीचे नेगेटिव चीज आ गई ना, तो इंटरसेप्ट तो निकल के ही नहीं आएगा। और इंटरसेप्ट निकल के कब नहीं आएगा, जब सर्कल जो है या तो x एक्सिस के ऊपर हो या फिर x एक्सिस के नीचे हो, है ना। इसी तरीके से यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि अगर f² की वैल्यू c से छोटी हो गई, है ना, इफ f² इज लेस देन c देन सर्कल विल बी either on the left or right of the y axis, left or right of the y axis। सर्कल या तो y एक्सिस के लेफ्ट में होगा या फिर y एक्सिस के राइट में होगा, ठीक है, अगर मेरी f² की वैल्यू c से छोटी मिल गई तो। क्लियर है। इंटरसेप्ट सर्कल के क्या होते हैं, क्लैरिटी आ गई, आई होप आ गई होगी। और इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला समझ आ गया, ठीक है। g² इक्वल टू c का मीनिंग समझ में आ गया होगा, g² c से छोटा हो तब क्या मीनिंग होगा वो समझ आ गया होगा, राइट। और g² c से बड़ा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं, x इंटरसेप्ट आ ही जाएगा, है ना। f² c से बड़ा है तो कोई टेंशन ही नहीं, y इंटरसेप्ट आ ही जाएगा। क्लियर है, राइट। तो ये कहानी थी सर्कल और इंटरसेप्ट्स की, राइट। अब अपन एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। हम ये बात करना चाहते हैं कि जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2, है ना, जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 जानते हो क्या, जरा याद करने की कोशिश करो। जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy, है ना, प्लस c इक्वल टू 0। ये जो कर्व है इस कर्व को बोलते हैं जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2। और मैं आपको बता चुका हूं कि जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है
सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इलिप्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल है ना। पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ना। पेयर ऑफ लाइन को भी, सर्कल को भी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ये कर्व डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए, एच, बी, जी, एफ एंड सी कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सर ये बताइए कि ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा? हम सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कर्व सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा। ए, एच, बी, जी, एफ, सी की ऐसी क्या कंडीशन होंगी कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे। स्ट्रेट लाइन में आपको बता चुका हूं कि स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। सर्कल चैप्टर में ये सिखाने वाला हूं कि ये कर्व सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, और पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला चैप्टर्स में ये सिखाऊंगा कि ये कर्व पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला किन कंडीशंस में रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी हमारा डिस्कशन हो रहा है कि जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा। दिस विल रिप्रेजेंट सर्कल इफ, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा अगर दो बातें हो जाएं तो, दो बातें हो जाएं तो। पहली बात तो h की वैल्यू 0 हो जाए। h की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मेरा 0 हो जाए। और दूसरी चीज a और b बराबर हो जाए। तो a और b बराबर होने का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के। देखो अगर h मेरा 0 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर हो गए, है ना। मान लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया आपका 4, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया आपका 4। तो यार एक बात बताओ, आप खुद बताओ, क्या ये सर्कल नहीं है क्या? बिल्कुल सर्कल है। 4 से आप डिवाइड कर दो, लो 4 से डिवाइड कर दो, तो ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है क्या? बिल्कुल सर्कल की इक्वेशन है। तो एकदम बात बिल्कुल सही है कि जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 जो है मेरा, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा अगर h 0 हो जाए और उसी के साथ ए बी बी के बराबर हो। दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है ना। ये भी होना जरूरी है और ये भी होना जरूरी है। तो मुझे लगता है आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझ आ गया होगा कि यार जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 मेरा सर्कल रिप्रेजेंट कब करेगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, है ना। जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है इन केसेस में से। सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा वो हमने देख लिया। सर्कल रिप्रेजेंट करने की यहां पे कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस, दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली वैलिड होनी चाहिए, तभी ये कर्व क्या करेगा? सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप एकदम क्लियर हो गई होंगी ये सारी बातें आपको। देखो इधर द लेंथ ऑफ कोड हमें पूछी है। एक सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? आर। सर्कल की रेडियस भी आर है और कोड की लेंथ भी आर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक सर्कल है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर ओरिजिन हो जाएगा। रेडियस हमें आर दे ही रखी है, तो एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, है ना। डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बन गया हमारा एक सर्कल। इसकी रेडियस मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है, जो यही बता देगा क्या है इसकी रेडियस। इसको रहने देते हैं। ये इसका सेंटर हो गया 0,0। एक कोड है जो किसी लाइन के अलोंग है, इस लाइन के अलोंग कोड है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है इस सर्कल को क्या करके जाएगा? इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा? मान लो कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो कंफर्म है कि सेंटर से तो नहीं पास करेगी ये लाइन। तो ऐसे लाइन इंटरसेक्ट करती जा रही। इस लाइन की इक्वेशन अपने को पता है y इक्वल टू 2x प्लस 3, यही है y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। हमने 9th-10th क्लास में ये भी पढ़ा है कि सेंटर से यदि किसी कोड पे परपेंडिकुलर डालें हम, तो वो उस कोड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेंगे? ये इसकी रेडियस है कि नहीं है? और कोड की लेंथ भी कितनी है? आर है। पूरी कोड की लेंथ कितनी है? आर है। इस कोड को मान लो मैं पी क्यू बोल देता हूं यहाँ पे।
तो पी क्यू कोड की लेंथ भी हमें आर दे रखी है, इसकी रेडियस भी आर दे रखी है। तो जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये परपेंडिकुलर इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ये डिस्टेंस, इस पॉइंट को m बोलूं तो यहाँ पे एम क्यू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2। सेंटर O है तो ओ क्यू डिस्टेंस अपने को पता ही है कितनी है, r है। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये रेडियस r है जो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है। इसको आप कुछ भी बोल दो, बेस बोल दो या परपेंडिकुलर, है ना। तो ये एंगल भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, एंगल निकाला जा सकता है, या हम डायरेक्ट ओ एम निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। ओ एम की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, किसमें, इन ट्राइंगल ओ एम क्यू। क्या, हाँ 60, तो डायरेक्ट इसे ही निकाल लेते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं हम। ये 60 डिग्री हो गया, है ना, यहाँ से पता भी लग रहा है ये r या r/2 है तो 60 होगा। ये ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी तो निकाली जा सकती है ओ एम लेंथ, है ना। क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर। ओ एम क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, क्या निकालने के लिए, सेंटर से कोड की डिस्टेंस कितनी होगी। इसको सोल्व करें तो ओ एम का स्क्वायर तो हमें चाहिए, ओ क्यू का स्क्वायर कितना है, r², और एम क्यू कितना है, r/2, r/2। तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो r²/4। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 4r² माइनस r², 3r²/4। तो ओ एम हो जाएगा √3/2r। ठीक है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली ओ एम। हमें इस लाइन की इक्वेशन भी पता है, तो हम इसी डिस्टेंस को सेंटर से, मतलब किसी पॉइंट से जो लाइन की डिस्टेंस निकालते हैं, किसी भी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के भी तो ओ एम निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो ओ एम हमें मिला है उसमें आर अननोन है, आर ही तो चाहिए। तो ये एक लाइन है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, 0,0 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस y इक्वल टू 2x + 3 की, है ना। इस पॉइंट को ओ, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से ओ एम कितना आएगा, 0 - 0 + 3/√5 आ जाएगा। सबको पता है फॉर्मूला, ax1 + by1 + c/√a² + b² हो जाएगा। तो ओ एम हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला तो आ गया 3/√5। ठीक है ना। और ये वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली थी तो कितनी आई थी, तो ओ एम 3/√5 भी है और √3/2r भी है। तो इन दोनों को इक्वेट करें तो यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, r की वैल्यू। r की वैल्यू कितनी आएगी, r की निकाले तो देखो, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया 6, इसको नीचे ले आए तो √3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √15 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, r²। तो 36/15 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, 3 से 12, 3 से 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आंसर, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेथड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एज ए कॉन्सेप्ट भी आप याद रख सकते हो। इसमें क्या कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि मान लो सर्कल है हमारे पास, सेंटर पता है ओ, है ना। कॉन्सेप्ट डायरेक्ट ध्यान में रखना है अपने को ना, इसका यूज बहुत आता है। सेंटर है, एक कोड हमने ड्रॉ कर दी पी क्यू। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो आ जाएगा ओ एम। रेडियस आर मान लेता हूं, कोड की जो पूरी लेंथ है उसको मान लो निकालना हो अपने को। ठीक है, इस डिस्टेंस को p मान लूं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ कोड। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कोड। तो लेंथ ऑफ कोड निकालने के लिए एम क्यू निकाल सकता हूं पहले मैं। एम क्यू क्या आएगा, r² - p², अभी निकाला था। तो एम क्यू कितना हो जाएगा, यहां से एम क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √r² -
पी स्क्वायर। यहाँ पे पी मैंने क्या लिया है, पी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम ओरिजिन। यदि ये स्मॉल p हो, रेडियस r हो, तो एम क्यू आ जाएगा रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अभी सोल्व किया ही था हमने पाइथागोरस थ्योरम से। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ कोड कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लेंथ ऑफ कोड हमें पूछा हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रेडियस की, और सेंटर से उस कोड की डिस्टेंस। यदि मान लो हमें लेंथ भी दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है, तो क्या पूछेंगे हमसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेंगे। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज में से हमें 2 गिवन हो, तीसरी पूछी जा सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, इसका यूज आता रहेगा आगे। ये बेटा कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस निकालनी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फॉर्मूला होता है ये। मान लो पॉइंट P है x1, y1 और लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट P और इस पॉइंट को ले लूं मैं Q, तो PQ जो डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करना है अपने को, x की जगह पुट कर देना है x1, y की जगह पुट कर देना है y1, और नीचे क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, और उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो वही यहाँ पे मैंने किया। 0,0 है तो x1 और y1 क्या है, 0,0। तो यहाँ मैं इस लाइन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, माइनस का 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए x की जगह 0 रखेंगे तो 0, y की जगह 0 रखेंगे तो 0। ये हो गया माइनस का 3। यहाँ पे वैसे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस का 3 हो गया अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है -2, बी की वैल्यू 1, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5, रूट 5 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन का है जो यहाँ पे काम में आया है। इसको लिख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे तो डिस्टेंस हम यही कैलकुलेट करते हैं, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट अगला सवाल इसी पे बेस्ड है, ध्यान से समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द, हाँ कहाँ थे, लेंथ्स ऑफ codes intercepted on the circle x square plus y square is equal to 16 by the lines x plus y equal to n, where n belongs to natural number, where n, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, n belongs to natural number is 320, 105, 160, 210. The sum of squares of the lengths of the chords intercepted on the circle by the lines लिखा हुआ यहाँ पे। तो मतलब n की वैल्यू बदलेगी तो लाइंस भी बदलेगी, और ऐसा भी नहीं होगा कि हर n की वैल्यू के लिए बनेगी। तो ऐसे तो इनफाइनाइट बन सकती है, बट n हमें इस तरह का लेना है जिससे कि वो उसके लिए कोड भी हो, क्योंकि जब कोड होगी तभी कोड की लेंथ आएगी।
मान लो उसको इंटरसेक्ट ही नहीं करती है तो फिर तो कोड भी नहीं बनेगी। देखो इधर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ कोड्स, मतलब n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे कोड की इक्वेशन बदलेगी, है ना। n यहाँ पे क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमें पहले तो ये पता करना है कि n की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है ना। ऐसा तो नहीं है कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है, ऐसी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्कल को वो क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए 2 पॉइंट पे, तभी वो कोड होती है। सर्कल को ओनली टच करने वाली लाइन टेंजेंट होती है, और टच ना करे तो वो ना टेंजेंट ना कोड। तो जब तक कोड बनती रहेगी तब तक हम उसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि x प्लस वाई इक्वल टू n जो लाइन है वो सर्कल के लिए कब तक कोड रहेगी, कब तक कोड हो सकती है। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है। इसका सेंटर 0,0 हो जाएगा, रेडियस 4 हो जाएगी। तो मैं एक इन जनरल लाइन मान लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पे n है। तो इससे इसकी डिस्टेंस निकालूं OM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM निकाले तो कितनी आएगी OM, वही पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो माइनस n अपॉन रूट कितना हो जाएगा 2, और इसका मोड तो आ जाएगा n बाई रूट 2। ये होगी OM, जिसको हमने स्मॉल p लिखा था। यदि हमें स्मॉल p पता हो और रेडियस r पता हो तो लेंथ ऑफ कोड लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे तो कैलकुलेशन हमारी कम होगी। तो लेंथ ऑफ कोड, क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ट्वाइस ऑफ रूट रेडियस r स्क्वायर, r कितना है 4, तो r स्क्वायर 16 माइनस p, ये आया p परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए कोड फ्रॉम सेंटर, n बाई रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू हम यहाँ पे कौन कौन सी रख सकते हैं वो यहाँ से पता लग जाएगा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो 16 से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती ना। तो इसका मतलब कोड होने के लिए जो यहाँ पे n की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं हम देखो ध्यान से, n स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, 16 तक हो सकती है, 16 से ज्यादा नहीं। 16 पे भी क्या हो जाएगी, वो टेंजेंट हो जाएगी, तो उसकी लेंथ 0 हो जाएगी कोड की। तो n की वैल्यू 1 रखें क्या, 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू 2 रख सकते हैं, देखो 0 नहीं रख सकते, नेचुरल नंबर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू 1/2 आएगी। 2 रखेंगे तो ये वैल्यू होल क्वांटिटी क्या बनेगी हमारी, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं। 3 देखो तो कोई दिक्कत, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, वो भी 16 से छोटी है। n की वैल्यू 4 भी रखी जा सकती है क्या, 4 का स्क्वायर 16/2 8। क्या n की वैल्यू 5 रखी जा सकती है क्या, 5 का स्क्वायर 25/2 रखी जा सकती है। n की वैल्यू 6 रखी जा सकती है क्या, 6 का स्क्वायर 36/2 कितना हो जाएगा 18। क्या 16 माइनस 18 पॉसिबल है, नहीं। तो यहां से हमें ये पता लग गया कि कितनी लाइंस पॉसिबल है इस तरह की, 1 2 3 4 और 5, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 1 की लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ जो बोल रखा था ना कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ कोड इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल, ये जो कोड्स की बात कर रहे थे, मतलब एक कोड नहीं, कितनी कोड्स पॉसिबल है इस तरह की, 5 कोड्स। 5 कोड्स पॉसिबल है तो लेंथ भी कितनी होगी उनकी, 5 होगी। उनके स्क्वायर का सम निकालना है अपने को। तो लेंथ की कोड तो हमें पता ही है कितनी है, तो 1 बाई 1 करके लेंथ निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाना है अपने को, है ना, टफ तो नहीं बनाना। तो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है, 5 लेंथ का स्क्वायर करके ऐड करना है, सिंपल सी बात है। तो जब मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो लेंथ ऑफ कोड 1 को यदि मैं L1 बोल दूं तो वो कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ रूट 16 माइनस 1/2। इसका स्क्वायर करना है तो यहां से L1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 16 माइनस 1/2। इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा,
4 इंटू ये हो जाएगा 32 माइनस 1, 31/2। इससे ये कट गया 2 तो कितनी आ गया 62। ये जब n की वैल्यू 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 1 कोड थी तो उसकी लेंथ ये आई। हाँ वैसे कर सकते हैं ना, वैसे अलग अलग निकालने का तरीका तो ये हो जाएगा। 4 वैसे कॉमन आ जाएगा लास्ट में, L2 निकाले तो क्या हो जाएगा ट्वाइस 16 माइनस, अब n की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 हो जाएगा। तो 16 माइनस यहाँ कितना लिखे 2, तो यहाँ पे L2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 14, 56। ऐसे ही L3 निकाल सकते हैं, क्या आएगा L3 में 9/2, तो L3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 2 जा 32, 32 में से 9 माइनस करेंगे तो 23/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 23/2, 46। ये अलग अलग निकाल के जोड़ना पड़ेगा अपने को। एक तरीका तो ये हो गया है ना, यहाँ पे भी फटाफट कर लेते हैं। जब 4 वैल्यू रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, तो L4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 32, और L5 लिखनी हो तो 25/2, 32 माइनस 25 कितना हो जाएगा 7, 7/2 का स्क्वायर रूट 7/2 का स्क्वायर 7/2 हो जाएगा, तो L5 का स्क्वायर 4 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 14। इन सबको जोड़ दो तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 12 18 20, 3 6 10 15 और 21। ये बेसिक तरीका है ना, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही है ना। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं, जो लेंथ है वो किस टाइप की है, जो लेंथ ऑफ कोड हमने लिखी है, लेंथ ऑफ कोड किस टाइप की है, ट्वाइस ऑफ रूट 16 माइनस n²/2 इस टाइप की है ना। इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ कोड कितना हो जाएगा 4 16 माइनस n²/2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 16 माइनस n²/2 का स्क्वायर रूट 16 माइनस n²/2 हो जाएगा है ना। n की वैल्यू बदल बदल के हमें सम करना है, तो एक तरह से ये क्या पूछा है, सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके 5 4 इंटू 16 माइनस n²/2 होगा कि नहीं होगा। ये इस तरह से कर सकते हो इसको, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो n इक्वल टू 1 से लेके 5, ये हो जाएगा 64 माइनस कितना आ जाएगा 2n²। इसके साथ सिग्मा ओपन होगा तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा 64 तो बाहर आ जाता है सिग्मा से है ना, बचा 1, 1 क्या हो जाता है n, सिग्मा 1 कितना होगा n, तो मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पे 2 बाहर आ गया, सिग्मा n² अंदर बच गया, n इक्वल टू 1 से लेके 5 n², इसकी वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी n+1 2n+1/6, ये होता है सिग्मा n²। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये याद है आपको, तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लो। n की वैल्यू कितनी है 5, 5 इंटू 6 इंटू 11/6 कट गया तो कितना आ गया 55, इसका डबल 1110, ये कितना हो जाएगा 320 माइनस 1110 210, इससे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब अपने को सोल्व करना है तो ये बार बार तो लिखना नहीं पड़ेगा, तो जल्दी किया जा सकता है इसको। आपको ये सारी चीजें नहीं पता हो तो सिंपल तरीका क्या है, सबको निकालो स्क्वायर करो और उनको ऐड कर दो, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी ठीक करनी है अपनी, तो सेकंड मेथड का यूज करें। समझ आ गया सबको, नोट कर लो इसको फटाफट। ये जेईई मेन 2019 का सवाल है। तो अभी तक आपने जो एक लेक्चर में पढ़ा है ना, उससे भी सवाल बहुत बनते हैं, पहला लेक्चर से भी। देखो इधर
3 मिनट का टाइम हो चुका है, 3 मिनट का सवाल है नहीं है। द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है जिसका डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। सेंटर हमें दे रखा है कि एक लाइन के ऊपर लाई करता है, वो लाइन हमें दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा और दो लाइन को टच भी कर रहा होगा। तो इस सवाल को सोल्व करने से पहले हमें जो जो कंडीशंस दे रखी है उन कंडीशंस का यूज करते हुए क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डायग्राम ड्रॉ करें तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन तो मैं ड्रॉ कर देता हूं x इक्वल टू 3 की, ये लाइन है x इक्वल टू 3, और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं y इक्वल टू 2 की, ये लाइन है y इक्वल टू 2 की। ठीक है, इन दोनों लाइन को वो टच करेगा सर्कल। ठीक है जी, इसके अलावा x प्लस वाई इक्वल टू 2 की लाइन कहाँ से पास करेगी, यहां से पास करेगी। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इस लाइन पे उसका क्या होगा, सेंटर होगा, यही बोला है, वो सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ मान लो सेंटर होगा तो वो इसको भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है, तो ऐसा कुछ एक सर्कल बन जाएगा ना। यदि मैं एक रफ डायग्राम बनाना चाहूँ तो दोनों को टच कर रही है इस तरह से कुछ, और ये कुछ सेंटर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब वो लाइन पे करेगा लाई तो कहीं पे भी कर सकता है वो, तो यहाँ मान लेते हैं जिससे थोड़ा सा दिखे कि हाँ। अब देखो, हर सिचुएशन के हिसाब से हमें सोल्व करना है। तो सेंटर कहाँ लाई कर रहा है ये हमें पता लग गया, तो इसका मतलब इस सेंटर का x कोऑर्डिनेट यदि मैं अल्फा ले लूं तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 माइनस अल्फा हो जाएगा। समझ आई ये बात। ये टच कर रहा है सर्कल किसको, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस होगी, और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, दोनों ही रेडियस होगी है ना। तो इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकाले तो कितनी आनी चाहिए, रेडियस के बराबर, और इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस भी किसके बराबर आनी चाहिए, रेडियस के बराबर आनी चाहिए। दोनों ही रेडियस है, सेंटर पता है तो सेंटर से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, सेंटर से सर्कल के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट ज्वाइन कर दोगे तो क्या मिलेगी आपको, रेडियस मिलेगी। तो इससे इसकी डिस्टेंस, इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है x इक्वल टू 3, मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0 लाइन की डिस्टेंस निकालनी किस पॉइंट से, अल्फा कोमा 2 माइनस अल्फा से, और वो क्या होगी, रेडियस होगी। तो अल्फा माइनस 3 x कोऑर्डिनेट ही रख सकते हैं, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और उधर से निकाले तो क्या है, दूसरी कंडीशन क्या हमारे पास, y माइनस 2 इक्वल टू 0 की लाइन है, तो यहां से हम रेडियस निकाले तो कितनी आएगी, y कोऑर्डिनेट रखना है इस बार, 2 माइनस अल्फा माइनस 2 अपॉन 1, ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकाले तो यहां से तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 3, और यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस अल्फा है, तो माइनस तो वैसे ही जो भी वैल्यू आएगी तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस माइनस को हटा के ऐसे लिख सकता हूँ मोड, जो भी वैल्यू आएगी उस हिसाब से। माइनस अल्फा को ओनली अल्फा लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है उससे। अंदर आप इसको अल्फा माइनस 3 को 3 माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो दोनों तरफ मोड लगे हुए हैं, तो मोड ऑफ अल्फा माइनस 3 मोड अल्फा के बराबर हो, तो इसका मतलब अल्फा माइनस 3 किसके बराबर होगा, प्लस माइनस अल्फा। प्लस साइन लेंगे तब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब पॉजिटिव साइन ले हम यहाँ पे, तो अल्फा माइनस 3 इक्वल टू अल्फा, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, अल्फा से अल्फा कट गया। और नेगेटिव साइन ले हम यहाँ पे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस अल्फा, 2 अल्फा कितना आ जाएगा,
3 और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। ठीक है, अल्फा 3/2 आ गया तो ये भी 3/2 बनेगा, ये भी 3/2 बनेगा। रेडियस 3/2 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बस। अल्फा 3/2 मतलब रेडियस कितनी होगी इसकी 3/2, तो डायमीटर कितना हो गया 2r। ये सवाल 2020 में पूछा गया है जेईई मेन के। जेईई में 2020 में पूछा गया है। समझ आ गया ना सबको? पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी जगह यूज आता है। बहुत बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत काम में आता है। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस ना, मोड लगाना ना भूले, है ना। दीवार को ऐसे ही नहीं तोड़ सकते हम, है ना। बी केयरफुल, लिखो फटाफट से इसको। देखो ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है ये। इफ द पॉइंट 1,4, एक 1,4 पॉइंट है जो इस सर्कल के अंदर लाई करता है, पहली कंडीशन तो ये है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, सर्कल ना तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ना वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ना टच कर रहा है। ठीक है, अब 1,4 उस पॉइंट 1,4 जो पॉइंट है उस सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो सर्कल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। ऐसे 4 सर्कल्स पॉसिबल है जो ना तो एक्स एक्सिस और ना वाई एक्सिस को ना टच करते हो ना इंटरसेक्ट करते हो। 4 पॉसिबिलिटीज है। इन 4 पॉसिबिलिटीज में से 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। किस वजह से कि 1,4 इस सर्कल के अंदर होना चाहिए। इन 3 के अंदर तो नहीं हो सकता ना, 1,4 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है। तो इस तरह का एक सर्कल हमारे पास होगा, है ना। पहली चीज तो ये कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। समझ आ गया यहाँ तक? तो मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना लेता हूँ। ये इस तरह का होगा, 1,4 इसके अंदर होना चाहिए कहीं ना कहीं, पहली कंडीशन। ना टच कर रहा ना इंटरसेक्ट कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब x और y एक्सिस के साथ इसका जो इंटरसेप्ट बनेगा वो नहीं बनेगा, तो उसकी लेंथ क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, तब होगा। ये आपको थ्योरी पार्ट में लिखवा रखा है। x इंटरसेप्ट कितना होता है, x इंटरसेप्ट होता है ट्वाइस ऑफ रूट जी स्क्वायर सी। तो x इंटरसेप्ट 0 आने का मतलब तो होता है टच करना। इसकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा सर्कल। और ये इंटरसेप्ट ना करने का मतलब क्या है, जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू लेस देन 0। पहली पॉसिबिलिटी तो ये होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फिर y इंटरसेप्ट की बात आए तो y इंटरसेप्ट होता है ट्वाइस ऑफ रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे भी एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 होना चाहिए। दोनों पॉसिबिलिटीज तो कहाँ से ले ली, x और y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आएगी वो नहीं आएगी कुछ भी, ना 0 आएगी ना पॉजिटिव आएगी, कुछ वैल्यू आनी ही नहीं है। इसका मतलब जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। दो पॉसिबिलिटीज लिख दी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो पॉइंट है वो इसके अंदर लाई करना चाहिए। तो ये इसका क्या होगा, सेंटर, जो मैं मान लो कैपिटल सी से डिनोट कर दूं, है ना। सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं, वो किससे छोटी होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए, रेडियस से छोटी होनी चाहिए, है ना। रेडियस किधर भी ड्रॉ करोगे तो वो क्या आएगी, इससे तो बड़ी आएगी ना। पॉइंट पी अंदर है और रेडियस के लिए पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है, 0 से छोटी नहीं हो सकती है। तो जो पॉइंट पी है उसकी सेंटर से डिस्टेंस
किससे छोटी होनी चाहिए? रेडियस से छोटी होनी चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करने वाले पी की रेंज बतानी है, पॉसिबल वैल्यूज हमें बतानी है। समझ में आ गया? तो ये कंडीशंस लगानी है अपने को। अब हमें जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है उससे क्या निकालने की जरूरत है? हमें एफ, जी, एफ और सी की वैल्यू पता करनी है ना, और रेडियस भी निकालनी पड़ेगी, कितनी आएगी। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिख लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना है? पी इक्वल टू क्या है? 0। तो यहां से g की वैल्यू माइनस जी, सेंटर कितना आएगा? माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है, तो 3,5 ये हो गया हमारा सेंटर C। रेडियस निकाले तो 9 प्लस 25 माइनस सी, मतलब √34 माइनस सी, ये रेडियस आएगी। सबसे पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएं तो जी स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन सी होना चाहिए। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? पी है, तो पी लिख दिया। जी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो पहली कंडीशन तो ये पी 9 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन एफ स्क्वायर भी लेस देन सी होना चाहिए, तो पी बड़ा होना चाहिए किससे? 25 से। दूसरी पॉसिबिलिटी ये। तो ऑप्शंस की तरफ जाएं तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गए। अब पी 25 से बड़ा दिखते ही ऐसा मत करना कि जो आपको ऑप्शन दिखे वही टिक कर दे। जैसे किसी को डी दिखा तो डी कर दिया, बी दिखा तो बी कर दिया। तो ऐसे करने से दिक्कत हो जाएगी ना, इतना आसान नहीं। वो तीनों कंडीशंस को सोल्व करवाएंगे आपसे। अब तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि पी पॉइंट की सी से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, वो क्या होनी चाहिए? रेडियस से छोटी होनी चाहिए। पीसी का मतलब पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस, वो रेडियस से छोटी होनी चाहिए। तो पी पॉइंट की सी से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे। सेंटर भी पता लग गया कितना है? 3,5 है इसका। तो पीसी कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 5, तो √5 हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया √5। और ये कितना हो जाएगा? निकाला हमने 34 माइनस सी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे। सॉरी, सी की जगह पी रख देंगे। सी की जगह क्या रखेंगे? पी रख देंगे यहाँ पे। तो 34 माइनस पी। पी को इधर ले आऊं और 5 को उधर ले जाऊं तो पी लेस देन कितना हो जाएगा? 29। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करने से साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज है। √5 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो P लेस देन 29 होना चाहिए, ग्रेटर देन 25 होना चाहिए। 9 से ग्रेटर का मतलब 25 से ग्रेटर वाली कंडीशन, क्योंकि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो 9 से बड़े और 25 से ग्रेटर, दोनों में 25 कॉमन आएगा और लेस देन क्या होना चाहिए? 29। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 25 से लेके 29। 25 से बड़ा होना चाहिए, 29 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है। बेसिक कंडीशंस का यूज करके सवाल पूछा गया हमसे। क्या आया? +-4। देखो क्या कहना चाह रहा है। एक सर्कल है हमारे पास, x² + y² -6x -8y + 25 - a² = 0। x एक्सिस को टच कर रहा है ये। तो x एक्सिस को टच करे उसकी कंडीशन क्या लिखवाई थी आपको कल? x एक्सिस को टच करने का मतलब है x इंटरसेप्ट 0 होना, है ना। सर्कल टचेस दी x एक्सिस मीन्स क्या हो जाएगा? x इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो 0 होगी। x इंटरसेप्ट जो आता था वो 0 होगा तभी x एक्सिस को टच करेगा। अब वो टच ऐसे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, बट वो डिपेंड करेगा इसके सेंटर पे। तो सेंटर क्या है इसका? 3,4 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ये।
3,4 सेंटर के साथ यदि ये इसको टच कर रहा है तो इस तरह से पॉसिबल बन जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट 0 का मतलब जी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो, सी के बराबर, है ना। जी ट्वाइस ऑफ रूट जी स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर हो जाए। जी कितना है हमारा यहाँ पे 3, तो -3 है ना, तो -3 का स्क्वायर सी के बराबर, सी कितना है 25 माइनस ए स्क्वायर, 9 इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं, 9 उधर चला जाए तो आ जाएगा 16। ए स्क्वायर 16 के बराबर है तो ए क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी सा सवाल है। बट यहाँ पे फिर से यदि आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि टच करने का मतलब एक्स इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब एक्स इंटरसेप्ट 0 होना, वाई एक्सिस को टच करने का मतलब वाई इंटरसेप्ट 0 होना। वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट 0 होंगे ये तो पता लग गया, बट इनका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है जिसकी डायमीटर की लेंथ अपने को बतानी है। डायमीटर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालनी पड़ेगी, है ना। क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। हमें दो कंडीशंस दे रखी है कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और किस पॉइंट पे टच कर रहा है, 1,0 पे टच कर रहा है, ठीक है जी। और किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2,3 से। तो ऐसा कुछ एक सर्कल बनेगा, यहां टच करने वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0, और इधर कहीं पॉइंट हो जाएगा 2,3। ऐसा कुछ बन रहा है। इस सर्कल की रेडियस निकल जाए तो हमें डायमीटर भी पता लग जाएगा। 1,0 पे टच कर रहा है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 1 होगा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं। टच कर रहा है इसका मतलब ये पॉइंट 1 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट इसके सेंटर को मान लो अल्फा। कोई दिक्कत, ऐसा ही होगा। जहां पे भी टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है जिस पॉइंट पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 भी सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। वाई एक्सिस को टच कर रहा हो तो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का भी क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होता है। बस हो गया काम। ये पॉइंट सेंटर सी मान लूं, इस पॉइंट को पी मान लूं, इस पॉइंट को क्यू मान लूं, तो सी पी किसके बराबर होगा, सी क्यू। क्यों, रेडियस है, एक ही अननोन है, अल्फा निकल जाएगा। अल्फा निकल गया तो चाहे सी पी निकालो चाहे सी क्यू निकालो, दोनों ही क्या है, रेडियस है। तो यहाँ इससे इसकी डिस्टेंस तो कितनी है, अल्फा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर 0, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अल्फा आ जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया इसका, अल्फा, और इनके बीच की डिस्टेंस निकाले तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक। इसको सोल्व कर दें तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया, 6 अल्फा को इधर ले आऊं तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1 10। अल्फा की वैल्यू आ गई 10/6। और एक तरह से ये अल्फा ही क्या है, रेडियस है ना, अल्फा आए थे ना, रेडियस क्या है, अल्फा है। रेडियस आ गई 10/6, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2r, 2 इंटू 10/6, 10/3। तो सवाल बहुत ही इजी है, बस आपको रफ डायग्राम ठीक से बनाना है समझ के, और कंडीशंस क्या लगा सकते हो वो देखनी है ना। एक अननोन है, सर्कल पे 2 पॉइंट पता है, सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो चलो देखो इधर, ध्यान से देखो इधर। ए सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0,
तो अभी पिछले सवाल में भी मैंने कराया था कि टच करने का मतलब एक सर्कल है हमारे पास जो ऐसे टच कर रहा है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तभी तो वाई इंटरसेप्ट की लेंथ दे रखी है अपने को। तो ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यदि ये 3,0 है तो 100% इसका जो सेंटर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा। वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता क्या होगा, टच कर रहा है इसका मतलब। अब आप डायग्राम बनाने में थोड़ा सा कैसे टच करवा दो वो बात अलग है। तो यहाँ यदि टच कर रहा है तो हमने 10th क्लास में ये प्रूव किया था कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इस लाइन, ये एक तरह से टेंजेंट हुई सर्कल के लिए, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन हमेशा ही कहाँ से पास करेगी, सर्कल से पास करेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखें, जहां पे भी टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई एक्सिस का पे जो पॉइंट होगा जहां टच कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो ये 3, हो गया। वाई इंटरसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये है, कितना है ये, 8 है। फिर से मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो ये इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। टोटल लेंथ 8 है तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी, 4। ये 4 हो जाएगी और ये क्या है, ये कितना है, 3। तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हुई कि नहीं हुई, टोटल 8 है तो ये 4 होगा, ये रेडियस 3, सॉरी ये यहां से पता है ये 3 होगी ये, तो ये रेडियस है कि नहीं है, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है, ये सेंटर है। तो यहां से हमें क्या पता लग गया, इसकी रेडियस 5 होगी। ठीक है, रेडियस पता लग गया। और क्या पता है हमें, सेंटर 3, टाइप का होगा। तो ये रेडियस है तो ये भी क्या है, रेडियस है। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सेंटर पता लग गया, रेडियस पता लग गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर है, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 3,5 and radius is 5, क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जो सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट होगा वही हमारा आंसर होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन पुट करो तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब इसमें आंसर पॉइंट्स पुट करके देखने पड़ेंगे। तो ये सवाल इसी तरह से बना रखा है ना, इसमें ऑप्शन पुट करके ही देखना पड़ेगा, बट उससे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी पड़ेगी अपने को। तो 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे, बताओ कैसे करेंगे फिर। हाँ, 5 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो मान ले इस तरह का पॉइंट नहीं होता तो, प्रोसीजर समझा रहा हूं ना मैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देंगे ना, उसके बाद किसी भी तरह का पॉइंट हो, वो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे किधर भी हो, वो तभी पता लगेगा। ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है, बहुत इजी दे दिया इसीलिए, बट प्रोसीजर तो पता होना चाहिए। यहाँ सीधा सीधा नहीं दिखता तो क्या करता, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं ना। तो पिछली क्लास में जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उस पे देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं। इन सारे सवालों में कॉमन चीज आपने क्या देखी, आपने कॉमन चीज क्या नोटिस की, कि जो सवाल है उनकी इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं डायग्राम अच्छा सा बना दूं तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। और छोटी छोटी चीज काम में आ रही है, जैसे कि इस इधर से रेडियस को बराबर कर दी, है ना, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाला तो वो उस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो बहुत ही छोटी छोटी माइनर माइनर चीजें मिलके एक सवाल को सॉल्व कर रही है यहाँ पे।
तो आज घर जाके क्या करोगे आप? थ्योरी को वापस रिवाइज करके ये सारे सवाल दोबारा अटेम्प्ट करें खुद से, है ना। देखिए कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। नहीं हो रहा होता है तो फिर देख लो कि कैसे करवाया है मैंने। तो जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा वहां से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आज के जो जितने भी सारे सवाल करे हमने प्रीवियस ईयर के सवाल किए हैं, ठीक है।